दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आज के लाइक्स का टारगेट है 100 लाइक्स। मुझे पता है आप इसे पूरा कर लेंगे क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2141, एक ट्रैप। अचानक लुकआउट रूम में निगरानी कर रहे एक क्रू मेंबर ने दूर समुद्र की सतह पर एक हल्की सी सिल्वर व्हाइट रोशनी देखी, जैसे कोई 4 पॉइंटेड स्टार अचानक चमक गया हो। उसने अपनी आंखें मलीं और पास खड़े एक और सेलर से बोला, अरे, तूने अभी कुछ चमकती हुई चीज देखी? साथ वाला सेलर तुरंत सीरियस हो गया, जरा भी लापरवाही नहीं की और कैमरा जूम कर दिया। किस डायरेक्शन में? उसके बोलते ही वही सिल्वर व्हाइट लाइट फिर से दूर समुद्र में चमकी। दोनों ने साफ साफ देख लिया और तुरंत डिस्ट्रॉयर शिप के कैप्टन को रिपोर्ट दी। कैप्टन जल्दी से वहां आया और पूछा, क्या हुआ है? दोनों ने साफ बताया, लगभग 30 नॉटिकल माइल्स आगे एक अननोन लाइट सोर्स दिखा है। कैप्टन ने पहले मैप पर करंट लोकेशन चेक की और फिर क्रू मेंबर द्वारा बताए एरिया की तरफ देखा। वो जगह ओपन सी में थी, जहां कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं और इंसानों का आना जाना बहुत कम होता है। उसने जरा भी डिले नहीं किया और तुरंत ईस्ट सी सिटी के मिलिट्री HQ को यह मैसेज भेज दिया। यह कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि स्पेशल टाइम चल रहा था। किसी भी अनयूजुअल चीज की तुरंत रिपोर्ट जरूरी थी। अगर गलत निकला तो थोड़ा मैन पावर और फ्यूल वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट इंटेल मिस हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ईस्ट सी सिटी से जल्द ही ऑर्डर आया, जाओ और सिचुएशन क्लियर करो। रिस्क होने के बावजूद कैप्टन ने हेल्म्समैन को आदेश दिया कि शिप को लाइट सोर्स की तरफ धीरे धीरे मोड़ा जाए। कुछ देर बाद वो लोग उस एरिया में पहुंचे और इस बीच सिल्वर लाइट 2 बार फिर चमकी। उनके सामने एक छोटा सा डिजर्टेड आइलैंड था। आइलैंड बहुत बड़ा नहीं था, लगभग कुछ दर्जन स्क्वायर किलोमीटर्स, और उस पर अजीब से वाइट कलर के ट्रीज थे, शायद म्यूटेटेड प्लांट्स। उनके लंबे लंबे वाइन्स नीचे लटक रहे थे, जैसे सफेद रंग के बड़े बड़े स्नेक्स। बहुत क्रीपी लग रहा था। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद से ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट के सोल्जर्स हमेशा खतरनाक और रहस्यमयी मिशंस पर जाते रहे हैं, इसलिए कैप्टन ने बिना हिचकिचाए 5 लोगों की टीम बनाई और आइलैंड पर सर्च के लिए भेजा। हर 3 मिनट में कांटेक्ट करो, कैप्टन ने आदेश दिया। 5 नेवी सोल्जर्स ने डर को दबाकर कॉम्बैट सूट पहना, सबसे एडवांस्ड गन्स लीं और स्पीड बोट से आइलैंड पर उतरे। व्हाइट क्रीपी फॉरेस्ट के बीच से गुजरते हुए अचानक वही सिल्वर लाइट फिर दिखी। एक सोल्जर की आंखें लगभग चकाचौंध हो गईं। वो रहा, उसने 9 बजे की दिशा में इशारा किया और धीरे से कहा। टीम लीडर ने तुरंत कहा, चलो फैल कर जाओ, तुम दोनों लेफ्ट, तुम दोनों राइट, मैं सेंटर से। टारगेट को घेरते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने लाइट सोर्स देख लिया। आइलैंड के बीच में एक गहरा काला गड्ढा था। लगता था कि सालों तक सी वाटर से इरोजन हुआ और जमीन धंसकर एक पुराना नेचुरल केव खुल गया। लाइट सोर्स गड्ढे के किनारे रखी एक ब्लैक स्टोन थी, जिसमें सिल्वर पार्टिकल्स एम्बेडेड थे, जो रात में चमक रहे थे। कैप्टन, लाइट सोर्स मिल गया। लीडर ने रेडिएशन प्रूफ बॉक्स निकाला और सावधानी से पत्थर उसमें रख दिया। उन्होंने पूरे आइलैंड को इक्विपमेंट से स्कैन किया और वापस डिस्ट्रॉयर पर लौट आए। कैप्टन को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। वो समुद्र में इतने सालों से अजीब चीजें देख चुका था। उसने बस पत्थर को स्टोरेज में रख दिया ताकि ईस्ट सी सिटी पहुंचकर टेस्टिंग डिपार्टमेंट को दिया जा सके। उस रात समुद्र में लहरें ऊंची थीं, लेकिन कुछ अनयूजुअल नहीं हुआ। अगली सुबह ओरिजिन शिप ने दूसरे जहाजों से ड्यूटी बदली और ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट के नए कोस्टल बेस पर लौट आई। पूरे ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 5 शिप्स ही ऑपरेशनल थीं, जिनमें से 3 तो अभी अभी शिपयार्ड से बनी थीं और अब सभी को अर्जेंट मिशन के लिए भेजा गया था। शिप के सामान को लैंड ट्रांसपोर्ट से अंडरग्राउंड लैब ईस्ट सी सिटी में भेज दिया गया। 3 दिन बाद ली ग्वांगशियाओ ने अचानक सुजाकू और श्वानवू को अर्जेंटली बुलाया। दोनों ऑफिसर्स ने देखा कि आज ली कमांडर का चेहरा अलग ही चमक रहा था, खुशी और हल्की चिंता एक साथ। ली कमांडर, कुछ अच्छा हुआ क्या? ज्वानवू ने पूछा। ली ग्वांगशियाओ ने उन्हें बैठाया और गंभीर आवाज में कहा, हमारे पेट्रोल शिप को 3 दिन पहले सी के एक डिजर्टेड आइलैंड पर एक बहुत रेयर स्टोन मिला। टेस्टिंग के बाद पता चला कि उस पत्थर में गॉड सोर्स का फ्रैगमेंट है।
सुजाकू और स्वानवू का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। गॉड सोर्स भले ही राइट स्पिरिट जितना हाई लेवल नहीं था और एप्सिलॉन या उससे ऊपर के सुपर ह्यूमंस के लिए बेकार था, लेकिन इसमें एक लगभग चीट जैसा पावर था। एप्सिलॉन से नीचे के सुपर ह्यूमंस को जेनेटिक लिमिट्स तोड़ने में मदद करना। अगर पर्याप्त गॉड सोर्स मिल जाए तो डेल्टा लेवल का व्यक्ति भी एप्सिलॉन बन सकता है। ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट की हालत बहुत खराब थी। नए स्ट्रांग फाइटर्स की अर्जेंटली जरूरत थी। अगर एक भी नया एप्सिलॉन मिल जाए, चाहे लो टियर ही क्यों ना हो, डिफेंस काफी बढ़ जाएगा। सुजाकू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, 4 साल हो गए अपोकलिप्स को और पूरी दुनिया अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस और रेयर रिसोर्सेज खोज रही है। अचानक ऐसा प्लेस कैसे मिल गया? ली ग्वांगचाओ ने हाथ जोड़कर कहा। मैंने उस रात के सेलर्स से पूछा। वो बोले कि स्ट्रांग सी वेव्स ने वो पत्थर बाहर निकाल दिया और एक बड़ा केव खुल गया। तो मुझे शक है कि ये एक नया अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का एंट्रेंस हो सकता है, या फिर सिर्फ एक रिच रिसोर्स माइन भी हो सकता है। उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिख रही थी। सुजाकू कुछ कहना चाहता था, लेकिन ली ग्वांगचाओ की उम्मीद भरी नजर देखकर चुप रह गया। कितना भी बुद्धिमान इंसान हो, हमेशा काल्म नहीं रह सकता। ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट बुरी तरह से टूट चुका था, रिसोर्सेज कम थे, और ऐसे समय में अगर ट्रेजर जैसी कोई चीज मिल जाए तो किसी का भी दिल तेजी से धड़कने लगेगा। ये स्टोन ली ग्वांगचाओ के लिए एक लाइफलाइन बन चुका था। अध्याय की 44। दिल डोल गया। ये कहीं ज्यादा कोइंसिडेंस तो नहीं है, ज्वानवू ने सीधे सादे अंदाज में कह ही दिया। इतने क्रिटिकल समय में इतनी सस्ती और आसान चीज अचानक सामने आ जाए, ये सोचने भर से शक पैदा हो जाता है। ज्वानवू तो रोज इस एरिया में पेट्रोल करता है, फिर उसने पहले ये रेयर चीज क्यों नहीं देखी? हाँ, कौन कहता है नहीं? ली ग्वांगचाओ ने गहरी सांस ली। मैं भी इसी बात पर परेशान हूं। अभी पूरा ह्वाक्सू नेशन युद्ध की तैयारी में है, वुलान एम्पायर से अंतिम टकराव के लिए। सही सोचो तो हमें ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये सच में एक रेयर चांस है और हमने छोड़ दिया, तो क्या यह गलती नहीं होगी? सोचो, डीप ब्लू किंगडम से लौटकर तुम्हारा गेन कितना था? ये तो श्वानवू तुम्हारे पूरे साल की समुद्री मछली पकड़ने से भी ज्यादा काम का हो सकता है। ली ग्वांगचाओ की आवाज में अनजाने में एक हल्की सी विनती छिपी थी। उसे इन दोनों की सपोर्ट चाहिए थी कि वो सही सोच रहा है। सुजाकू चुप रही। उसने सन फ्रूट खा ली थी, उसकी पावर अब्जॉर्ब और कन्वर्ट हो रही थी, और वाकई उसकी स्ट्रेंथ में ग्रोथ आई थी। ज्वानवू के साथ भी यही हुआ था, लेकिन इस समय ये पूरी बात कुछ ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी, और सबसे बुरा ये कि ये सब ऐसे सेंसिटिव समय पर हो रहा था। अगर हम खुद इस मिशन पर जाएं तो बहुत रिस्क होगा। मेरा सुझाव है कि पहले एक असॉल्ट टीम भेज देते हैं सिचुएशन क्लियर करने के लिए, सुजाकू ने कहा। वॉर टाइम में सैक्रिफाइस टालना मुश्किल होता है। अगर नॉर्मल सोल्जर्स गए और मारे गए तो ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट इस लॉस को सह सकता है। ली ग्वांगचाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुजाकू ने इनडायरेक्टली उसकी आइडिया को सपोर्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑर्डिनरी सोल्जर्स नहीं, कम से कम एस्पर्स होने चाहिए। ऐसा करो, चिंगलोंग और बाइहू अभी फ्री हैं, उन्हें भेज देते हैं। सुजाकू ने सिर हिलाया और श्वानवू ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दोनों को अंदर से अजीब तो लगा, लेकिन सोचा, अगर सच में ट्रेजर हो तो? इस मिक्स ऑफ होप और चिंता के साथ उन्होंने मैटर को अनफोल्ड होते देखने का फैसला किया। उसी दोपहर पूरी तैयारी के साथ ली ग्वांगचाओ ने चिंगलोंग और बाइहू को टीम के साथ उस सदर्न सी के डिजर्टेड आइलैंड के लिए रवाना कर दिया। इस मिशन की जानकारी पूरी तरह सीक्रेट रखी गई, यहां तक कि ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट के लीचांगोंग को भी पता नहीं चला। कम से कम एक दिन भी नहीं बीता था कि खबर आ गई। बाइहू मारा गया और सेकंड जेन चिंगलोंग बुरी तरह घायल हालत में कुछ नेवी सोल्जर्स के साथ ईस्ट सी सिटी लौट आया। उसने अपने बैग से एक और बड़ी ब्लैक स्टोन निकाली, जो सिल्वर गॉड सोर्स फ्रैगमेंट से ढकी हुई थी। इससे लाइफ एनर्जी इतनी तेजी से फैल रही थी कि ली ग्वांगचाओ भी महसूस कर सकता था। वो जगह बहुत डेंजरस है। हम अंदर गए और ट्रैप में फंस गए। बाइहू मारा गया और मैं कुछ सोल्जर्स के साथ ये स्टोन खोदकर किसी तरह भाग आया। चिंगलोंग ने कमजोर आवाज में कहा, काश मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता। अगर मैं एप्सिलॉन लेवल तक पहुंच गया होता तो शायद और ज्यादा स्टोन ला पाता। ली ग्वांगचाओ ने स्टोन को देखा, फिर चिंगलोंग की हालत देखी और तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा क्रेडिट नहीं भूलूंगा। अगर हम नया एप्सिलॉन ट्रेन करेंगे तो तुम मेरी पहली पसंद होगे।
चिंगलोंग के चेहरे पर उत्साह चमक उठा। कमांडर, मैं चिंगलोंग अपनी जान देश और ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट की शांति और हुआक्सू नेशन के भविष्य के लिए लगाता हूं, निजी लाभ के लिए नहीं। अच्छा अच्छा, तुम सच में काबिल हो, अब आराम करो। ली ग्वांगचाओ ने उन्हें मेडिकल रूम भेज दिया। इसके बाद वो खुश होकर श्वानवू और सुजाकू को बुलाने लगा। देखा, मैंने कहा था ना, ये बड़ा मौका है। चिंगलोंग भी वहां से लौट आया तो जगह उतनी डेंजरस नहीं। संभव है ये किसी एंशंट सिविलाइजेशन का खोया रेलिक हो जो क्रस्ट मूवमेंट के बाद सी सरफेस पर आ गया हो। स्वानवू, सुजाकू, तुम लोग क्या सोचते हो? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सस्पिशन और गहरा हो चुका था। स्वानवू ने साफ कहा, यह बहुत क्रिटिकल समय है। अगर ये वुलन एम्पायर की चाल हुई तो? ली ग्वांगचाओ ने हाथ हिलाकर कहा, वुलान एम्पायर का असली दुश्मन कैओस और शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट है। अगर वो खत्म हो जाए तो हमें हराना उनके लिए आसान होगा। तो वो हमें फंसाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेंगे? उसकी बात तर्क संगत थी, लेकिन श्वानवू की असल नेचर एक विशाल सी टर्टल में बदल चुकी थी जो नेचुरली स्टेडी और कॉशियस था। मुझे इसमें कॉन्स्पिरेसी की गंध आ रही है। मेरा सुझाव है केओस से संपर्क करो। सुजाकू ने भी हामी भरी। मैं भी यही सोचती हूं। दोनों कॉम्बैट एक्सपर्ट्स की ये राय सुनकर ली ग्वांगचाओ थोड़ा नाराज हुआ। वो चाहता था कि ये रिसोर्स सिर्फ ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट के पास रहे ताकि वो इसे एक सुपर पावर बना सके, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। इनकी बात सुनकर उसे भी रिस्क बेनिफिट सोचना पड़ा। पर अगर केओस को पता चल गया तो उसकी आदत है कि हमें सिर्फ बची खुची चीज मिलेगी। ली ग्वांगचाओ ने अनिच्छा से कहा। सुजाकू ने गहरी सांस ली और उसकी आवाज ठंडी हो गई। कमांडर, आपका दिल भटक गया है। क्या आप भूल गए कि आप एक सोल्जर हैं? उसकी कड़ी आवाज पर ली ग्वांगचाओ थम गया। उसने सुजाकू की तेज निगाहों में हल्का क्रोध देखा। कमांडर, अभी हुआक्सू नेशन अपनी किस्मत दांव पर लगा रहा है। आप सिर्फ ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचकर पूरे नेशन के फ्यूचर को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम युद्ध जीत गए तो हुआक्सू नेशन को अनइमेजिनेबल बेनिफिट्स मिलेंगे। केओस भले ही गणना करने वाला इंसान है एलाइज से भी, लेकिन वो प्रिंसिपल्स वाला आदमी है। हमें छोटे लाभ देखकर बड़े लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। पूरी ताकत से एकजुट होकर इस कठिन समय को पार करना ही असली कर्तव्य है। ली ग्वांगचाओ चुप रहा। वो कुछ कहना चाहता था, सुजाकू पर गुस्सा करना चाहता था कि वो उससे ऐसे बात कैसे कर रही है, लेकिन उसके शब्द दिमाग में ऐसे गूंज रहे थे जैसे समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर गड़गड़ाहट कर रही हों, और उसका पूरा मन डगमगा उठा। चूके की एक बात ने ली ग्वांगचाओ का चेहरा लाल कर दिया, जैसे किसी ने एक बड़ी घंटी बजाकर उसे होश में ला दिया हो। ऐसे समय में अब और अपना प्राइवेट फायदा सोचने का वक्त नहीं था, वरना पूरे हुआक्सू देश की बड़ी योजना पर असर पड़ सकता था। वो काफी देर चुप रहा, फिर आखिर में हाथ हिलाकर जूके से बोला, शायद तुम सही कह रही हो। अगर ऐसा है तो तुम ये बात केओस को बता दो और उसकी राय पूछ लो। याद रखना, अभी बाकी बड़े रीजन्स को मत बताना। उसने ये बात एक्स्ट्रा जोर देकर दोहराई, क्योंकि अगर सिर्फ केओस इस काम में शामिल हुआ तो बाकी रीजन्स आएं या ना आएं, नतीजे पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। कम से कम इससे उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज आ सकते हैं। इस तरफ जंग यी अभी अभी अपनी मेडिटेशन पूरी करके बाहर निकला था। लिंग भले ही अब सिर्फ एक बॉडी थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस जंग यी को बहुत इंस्पायर कर गया था। असल में जंग यी और पढ़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन गेस्ट आ गए तो उसे बीच में रोकना पड़ा। हां, दूर से दोस्त आए थे, वो भी पश्चिम से। उस दिन एक बहुत ही यूनिक गोल्ड स्पेस शिप ब्लिजर्ड सिटी के बाहर आई और साफ साफ नाम लेकर केओस से मिलने की डिमांड की। इस स्पेसशिप में थे सफेद लैब्राडोर ब्रायन और उसका मालिक प्रोफेसर दा विंची। ये है ब्लिजर्ड सिटी, काफी शानदार लग रही है, एक आयरन फोर्ट्रेस जैसी। ब्रायन ने ऊंची सिटी वॉल को देखते हुए कहा, हुआक्सू के लोग हमेशा से ही ऊंची दीवारें बनाने में माहिर रहे हैं। बर्फ, ये तो बस दिखावे का कंस्ट्रक्शन है। आजकल असली युद्ध का फैसला टॉप लेवल अलग किस्म के लोगों से होता है। ये वॉल सिर्फ लो लेवल फाइटर्स और मैकेनिकल आर्मी को रोक सकती हैं। जैसे ही दोनों पहुंचे, उन्होंने तुरंत जंग यी से कांटेक्ट किया। ये दोनों उसी के इनवाइट पर आए थे। जंग यी ब्लिजर्ड सिटी के साउथ ईस्ट हिस्से में था। बस कुछ स्पेस जंप्स में वो वहां पहुंच गया।
ये पहली बार था जब उसने प्रोफेसर डाविंची को देखा। जांग यी उसे बहुत सीरियस ले रहा था, क्योंकि ये आदमी एक डॉग को हाई लेवल बिशप डॉग बना चुका था। खुद इसकी ताकत क्या होगी सोचना मुश्किल था। जांग यी के आते ही वो गोल्ड ट्रांसपेरेंट स्पेसशिप से उतरे। ऊपर का हिस्सा एक डोम की तरह था, जिसमें साफ दिख रहा था एक आदमी और एक डॉग। प्रोफेसर दा विंची ने व्हाइट कोट पहना था, अंदर ग्रीन वुल स्वेटर, जिस पर कुछ गंदगी थी, पता नहीं वॉमिट या कुछ और। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें मरी हुई मछली जैसी, और ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं था। ब्रायन पहले आया और मुस्कुराकर बोला, हाय ब्रो, बहुत दिन हो गए, कैसे हो? ठीक हूं, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं। और तुम? मैं अच्छा हूं, बस कभी कभी लोनली फील करता हूं। हे। वैसे तुमने कहा था मेरे लिए एक छोटा गिफ्ट है, वो। ब्रायन ने दोनों पंजों से उंगलियां छूते हुए शर्मीला अंदाज दिखाया। जांग यी हंसकर बोला, चिंता मत करो, तुम्हारा सामान रेडी है। प्रोफेसर डाविंची ने ब्रायन की यह हरकत देखी और चिढ़कर कहा, बस करो ब्रायन, जरा हटो। फिर वो सीधे जांग यी के पास आया। हेलो, मैं जॉर्ज डाविंची हूं, साइंटिस्ट। हाइसी, सुना है तुम अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से लड़ने वाले हो, तो मैं हेल्प करने आया हूं। लेकिन हेल्प फ्री में नहीं होती। मुझे रिसर्च के लिए बहुत सारे लिजर्डमैन के डेड बॉडीज चाहिए, और उनकी हिस्ट्री भी मुझे चाहिए। वॉर के बाद तुमको इसका पेमेंट करना होगा। जांग यी ने हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, यह तो ऑब्वियस है, हेल्प के बदले मैं अपने दोस्तों को रिवॉर्ड देता हूं। हाँ, लेकिन एक बात माफ करना, अभी हम डिफेंसिव साइड पर हैं, तो एक्शन प्लान फाइनल नहीं है। लड़ना है या पूरे हुआक्सू को हाई स्नोई प्लेटो पर शिफ्ट करना है, ये फिक्स नहीं। असल में उलुआन एम्पायर से वॉर का प्लान टॉप सीक्रेट था, तो वो उन्हें नहीं बता सकता था। पहले उसे देखना था कि ये लोग भरोसेमंद हैं या नहीं। दा विंची ने सुनकर अपनी डेड फिश आईज सिकोड़ ली। ठीक है, पता है तुम मुझ पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर रहे, लेकिन मुझे मालूम है तुम लड़ोगे। हुआक्सू और उलुआन एम्पायर में सिर्फ एक सिविलाइजेशन रह सकता है, कोई चॉइस नहीं है। जांग यी ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन दिया। हम भी इसी प्रॉब्लम में फंसे हैं। वो उन्हें सिटी के अंदर ले गया, लेकिन टियानहाई फोर्ट्रेस की तरफ नहीं, क्योंकि वहां युद्ध की तैयारी चल रही थी। सीधे उस विला में ले गया जो पहले से उनके लिए रेडी थी। डा विंची ने रिमोट निकाला, एक बटन दबाया और स्पेसशिप छोटी होकर उसकी हथेली में आ गई। फिर उसने उसे रिमोट के पीछे छुपा दिया। जांग यी ने मन में सोचा, स्पेस टाइप एबिलिटी। विला पहुंचकर जांग यी ने कॉफी सर्व की और सीधा पूछा, ब्रायन ने कहा कि वो टोंग ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो 4 नाइट्स में से कौन? ब्रायन ने चेस्ट बाहर निकालकर और पॉ छाती पर रखकर गर्व से कहा, मैं हूं बेनेवोलेंस नाइट, ब्रायन ग्रिफिन। जांग यी ने हंसकर कहा, डॉग की बेनेवोलेंस, इंटरेस्टिंग। ब्रायन बोला, डॉग की मोरालिटी इंसानों से बेहतर होती है। खैर, मेरे लिए वो 2 ब्यूटीफुल लेडीज कहाँ हैं, यहां या यहां? वो इधर उधर सर्च करने लगा। के बाद में ये टॉपिक लेंगे। जांग यी ने खांसा। दा विंची चिढ़कर बोला, पता है मुझे किस बात का पछतावा है कि मैंने तुम्हारा न्यूटर सर्जरी नहीं करवाया। ब्रायन बोला, अरे बूढ़े, इंसान बनो जरा। दा विंची ने पलटकर कहा, अब तुम इंसान से ज्यादा इंसान हो। जांग यी ने उनकी लड़ाई रोककर हंसते हुए पूछा, तो इस बार तुम दोनों का कांटेक्ट कोलंबिया के हाई लेवल ऑर्डर्स के तहत है? वो मुस्कुराया, लेकिन आंखों में प्रोबिंग लुक था। दोनों के फेस एक्सप्रेशंस ध्यान से देख रहा था। दा विंची ने भी आंखें सिकोड़ लीं। तुम सोच रहे हो मैं कोलंबिया का स्पाई हूं, है ना? जांग यी हल्के से मुस्कुराया। हे, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में ऐसा सोचूं, लेकिन तुम कोलंबिया के हो और नेचुरल साइंस एसोसिएशन के लिए काम भी करते हो, तो ये शक आना नॉर्मल है। वो बातें घुमाने वाला नहीं था, सीधा बोल दिया। असल में उसने इन्हें यहां बुलाया 2 कारणों से। पहला कारण, अगर ये कोलंबिया की तरफ से आए हैं, तो इसका मतलब कोलंबिया को शक हो गया है कि हुआक्सू एम्पायर शायद उलुआन एम्पायर से लड़ाई करने वाला है। ऐसी स्थिति में जांग यी को सावधान रहना होगा कि कोलंबिया इस मौके पर कोई ऐसा काम न करे जो हुआक्सू के खिलाफ हो। अगर ऐसा हुआ तो हालात बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हुआक्सू के पास ताकत नहीं कि वो एक साथ 2 बड़े सिविलाइजेशंस का सामना कर सके। फिर उसे पूरी योजना बदलनी पड़ेगी। शायद उलुआन एम्पायर से टकराव कुछ साल टाल दे और पहले डेवलपमेंट पर ध्यान दे, फिर बदला ले। दूसरा कारण, अगर प्रोफेसर डा विंची और ब्रायन टोंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनकर आए हैं, तो ये कहीं बेहतर है।
ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद है, हुआसू में भी जरूर है, बस जंग यी उनसे मिला नहीं। इस ग्रुप के लोग सिर्फ अपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए काम करते हैं, किसी देश के लिए नहीं, और वो एक्टिवली नॉन ह्यूमन सिविलाइजेशन से लड़ते हैं। दा विंची ने अपनी डेड फिश आइज से जांग यी को देखते हुए साफ कहा, शायद तुम्हें नहीं पता, मैं असल में रोमन हूं, बस कोलंबिया की ग्रीन कार्ड रखता हूं। मैं उनके लिए काम करता हूं, लेकिन सिर्फ रिसर्च रिसोर्सेज लेने के लिए। ये बार भी मैं उसी मकसद से आया हूं, तो मुझे कोलंबिया के हाई लेवल का डॉग मत समझो, ये मेरी इंसल्ट है। भौं, ब्रायन ने उसे घूरते हुए कहा, डॉग होने में क्या बुराई है? ये तो डॉग के खिलाफ रेसिज्म है। जंग यी ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मौजूदा हालात पर तुम्हारा क्या सजेशन है? वो देखना चाहता था कि सामने वाला कैसा सोच रहा है। दा विंची जैसे पहले से प्रिपेयर्ड था। उसने अपनी पॉकेट से शराब की बोतल निकाली, एक लंबा घूंट पिया, HIC की आवाज निकाली और फिर तेजी से बोलने लगा। अभी हुआक्सू एम्पायर के पास ताकत नहीं कि वो उलुआन एम्पायर को हरा सके। टॉप लेवल फाइटर्स में बहुत फर्क है, लेकिन सच कहूं तो वो भी तुम्हें पूरी तरह हरा नहीं सकते। देखो, यही वजह है कि वो लोग सिर्फ मौसम का इस्तेमाल करके सुनामी से हमला करने की हिम्मत करते हैं। इस दुनिया के रूल्स की वजह से वो काला लड़का, ब्लैक वन, ज्यादा देर बाहर लड़ नहीं सकता। उसे तुम्हारे अंडरग्राउंड एंशिएंट सिविलाइजेशन से डर है, और तुम्हारी मौजूदा पावर के साथ भले ही तुम अंडरवर्ल्ड गेटकीपर को हरा ना सको, अगर तुम सिर्फ भागने पर ध्यान दो तो वो भी तुम्हें किल नहीं कर पाएगा। दोनों शक्तियों में टॉप लेवल फाइटर्स एक दूसरे को रोकते हैं, लेकिन किसी के पास हिम्मत और ताकत नहीं कि सामने वाले को पूरी तरह खत्म कर दे। तो लड़ाई बस छोटी छोटी होगी, धमकी के लिए। उसने फिर एक बड़ा घूंट पिया। लेकिन मेरे पास उलुआन एम्पायर के अंदरूनी हालात की कोई जानकारी नहीं है, तो मेरी राय है पहले उनका हाल पता करो, फिर प्लान बनाओ। फिलहाल बस डिफेंस स्ट्रांग रखो। वो अचानक जांग यी को घूरने लगा। ये सब मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुझे नहीं पता, वरना तुम्हारे जैसे आदमी का फॉग वैली पर जाकर उन्हें प्रोवोक करना पॉसिबल नहीं था। तुम हमें अभी ट्रस्ट नहीं करते, ये मैं समझता हूं, लेकिन मैं वही कहूंगा, अगर तुम उलुआन एम्पायर के खिलाफ कुछ करने जा रहे हो तो मुझे साथ रखना, क्योंकि मैंने कभी अंडरग्राउंड वर्ल्ड में डीप जाकर एक्सप्लोरेशन नहीं की। जांग यी ने भौं उठाई। ये आदमी भी सब नहीं बता रहा। अगर टोंग ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें भेजा है तो जरूर उन्हें भी फायदा होगा। वो बोला, तुम्हारे कोलंबिया में खुद अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन नहीं है क्या, जैसे 51 एबिस या डॉर्सी टेस्टिंग साइट? दा विंची का चेहरा बिगड़ गया। मत पूछो, वो लोग मुझे लैब में कैद रखते हैं, कहते हैं कि मेरे जैसे टैलेंट का बाहर लड़ना वेस्ट है। मुझे बस बायोजेनेटिक रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन बिना फील्ड में जाकर एंशिएंट सिविलाइजेशंस का एनवायरनमेंट और हिस्ट्री देखे सब अधूरा है। जंग यी की आंखों में हल्की चमक आई। अगर ये सच बोल रहा है तो इसकी एबिलिटी शायद कॉम्बैट टाइप नहीं बल्कि टेक टाइप है, जैसे कैरन या कैरन, क्योंकि अगर ये टॉप लेवल फाइटर होता तो कोलंबिया इसे लैब में नहीं बैठाए रखता। वो मुस्कुराया। आप दोनों दूर से आए हैं तो ब्लिजर्ड सिटी में रहिए। आगे कई सवाल होंगे और अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपसे हेल्प लूंगा। हालांकि वो अभी वॉर प्लान रिवील नहीं करेगा, लेकिन ऐसे दो फाइटर्स को छोड़ना भी बेकार है, एक बिशप लेवल डॉग और एक मिस्टीरियस जीनियस साइंटिस्ट। जहां तक ये डर कि वो उसे बिट्रे करेंगे, हे जंग यी की मौजूदा ताकत में अपने एरिया में ब्लैक बिशप से नीचे के किसी को भी मिनटों में काबू कर सकता है। ब्रायन ने हाथ फैलाकर कहा, बाय द वे, वो वाली बात जो हमने तय की थी उसका क्या हुआ? जांग यी ने हंसकर कहा, मैं अपने दोस्त चू चुनले को भेज दूंगा, वो इस मैटर का एक्सपर्ट है। ब्रायन ने चेस्ट पकड़कर कहा, ओह गॉड, थैंक यू सो मच। दा विंची ने डिस्गस्टेड फेस बनाया, फिर बोला, इस बार आने का एक और रीजन है। तुम कुछ समय पहले अफ्रीका के डेविल्स आई गए थे और ड्रक लोग के सीलिंग प्लेस में भी। जांग यी की आंखों में हल्की चेंज आई। तुम्हें ड्रक लोग के बारे में भी पता है? दा विंची हंसा, मजाक कर रहे हो? हम कोलंबिया वाले अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से तुमसे बहुत पहले मिले हैं, वरना तुम क्या सोचते हो पिछली सदी में हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से आई? जांग यी के दिमाग में बात साफ हो गई। लोग कहते थे कि कोलंबिया सिर्फ 300 साल पहले बना देश कैसे वर्ल्ड नंबर 1 बन गया। शायद एलियन टेक मिली हो। अब लग रहा है एलियंस नहीं बल्कि
एंशिएंट सिविलाइजेशन से पहले से कनेक्शन था। सच बोलूं तो मुझे कुछ सील्ड लैंड से जुड़े रिसर्च मटेरियल चाहिए। लोगों का कहना है कि वो सिर्फ तुम्हारे पास हैं। दाविंची ने बिल्कुल डायरेक्ट अपने मकसद को बता दिया। वास्तव में उस वक्त हर एक डिफरेंट पीपल टीम जान की बाजी लगाकर यूक्सिंग लॉर्ड और उसके फॉलोअर्स से लड़ रही थी। ऐसे हालात में भला किसके पास बायोलॉजिकल सैंपल बचाकर रखने का टाइम था। लेकिन जांग यी, जो कि स्पेस सिस्टम एबिलिटी वाला था, के पास इतना कंट्रोल था कि वह लड़ाई के साथ साथ मटेरियल भी कलेक्ट करता गया। उसके एक्स्ट्रा डायमेंशन में न सिर्फ यूसिंग के जीवों के सैंपल थे, बल्कि मामेन क्रिएटेड वर्ल्ड के रेयर क्रीचर सैंपल भी मौजूद थे। जंग यी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। हाँ, मेरे पास वाकई कुछ ऐसा है जो और किसी के पास नहीं, लेकिन तुम उसके बदले क्या दोगे? डाविंची ने कहा। मेरे पास ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी है जो तुम्हारे पास नहीं, और मैं ये सीक्रेट तुम्हें बता दूं, कोलंबिया की हाई कमांड को भी इसकी खबर नहीं। मैं ये नॉलेज तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर सकता हूं। जांग यी ने सिर हिलाया। उसे पता था डाविंची की साइंस टेक्नोलॉजी चाहे जितनी स्ट्रांग हो, वो न चंगयुआन रेस की टेक से आगे है, न ही लिंग की पावर से। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि अगर कभी ह्वाक्सू नेशन और वुलान एम्पायर में वॉर हुआ तो तुम लोग हमारे साथ लड़ोगे और लड़ाई में मेरी कमांड मानोगे। मैं तुम्हें मरने नहीं भेजूंगा, लेकिन मिशन पर जाना होगा। यूसिंग के एंशिएंट क्रीचर सैंपल जंग यी के पास बहुत थे। ये असल में पुराने समय के ऐसे मानव थे जिन्होंने खुद को ड्रक गॉड के आगे झुका दिया और म्यूटेटेड हो गए। जो केयर इन्हें पहले ही रिसर्च कर चुकी थी, और ये डेटा जांग यी के लिए कोई सीक्रेट नहीं था। दाविंची को बस इस फैक्ट का पता नहीं था। अगर इन सैंपल के बदले दो पावरफुल डिफरेंट पीपल को कमांड के तहत लेना मिल जाए तो आने वाली वॉर में बड़ा फायदा होगा। दाविंची ने बिना सोचे मान लिया, तुम वाकई कॉशियस हो। हम बोल चुके हैं कि मदद करने आए हैं, फिर भी तुम डाउट करते हो कि हम कुछ और प्लान कर रहे होंगे। ये एटीट्यूड भले झंझट वाला है, लेकिन स्मार्ट है। मैं मान गया। बात साफ थी तो जंग यी ने भी डिले नहीं किया और उसे एक सैंपल दे दिया। वो सैंपल एक ग्रे कलर का छोटा क्रीचर था जो देखने में एलियन जैसा लगता था। काला शरीर, हाइट मुश्किल से 1 मीटर, बड़ा सिर, छोटे हाथ पांव। जो केयर पहले ही इसे स्लाइस करके रिसर्च कर चुकी थी और पाया था कि ये असल में इंसान ही है, बस हजारों साल पहले म्यूटेट होकर यूसिंग बन गया था। डाविंची के हाथ में आते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसने कोई रेयर ट्रेजर पा लिया हो। ठीक है, मैं अब तुरंत इसका स्टडी शुरू करता हूं। जंग यी हंसते हुए बोला। ये जगह तुम लोग यूज करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर लेना। जांग यी ने अपना वादा निभाया और निकलकर सीधे शू फैटी के पास गया, क्योंकि ब्रायन उसे ऐसे देख रहा था जैसे कुछ बहुत चाह रहा हो। ब्रायन जांग यी के जाते ही दरवाजे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई उसकी ड्रीम गर्ल, एक छोटी फीमेल डॉग, लेकर आए। थोड़ी देर बाद एक ब्लैक स्नो व्हीकल विला के बाहर रुकी। जू फैटी उतरा। ब्रायन बिजली की तरह उछलकर उसके सामने पहुंच गया। छोटी सी मोटी टेल पंखे की तरह घूम रही थी। हाय ब्रो, क्या तुम मेरे लिए वही लाए हो? चू फैटी ने शरारती मुस्कान दी और कार का डोर खोला। अंदर से 2 बेहद खूबसूरत फीमेल डॉग्स बाहर आईं, जिनके ऊपर क्यूट वार्म क्लोथ्स थे। कोई भी सिंगल डॉग इन्हें देखकर इंप्रेस्ड हो जाता। वे सीधा ब्रायन के पास आईं, सूंघा और उससे चिपक गईं। ब्रायन ने खुश होकर कहा, ये स्मेल प्योर। वो जैसे स्वर्ग पहुंच गया। असल में ये दोनों मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स थीं। चंगयुआन रेस की टेक इतनी एडवांस थी कि वो परफेक्टली रियलिस्टिक जीव बना सकती थी। शू फैटी ने खुद डिजाइन किया, लू केरन ने टेक कंट्रोल किया और जो केयर ने बायोलॉजिकल फीचर्स जोड़े। शू फैटी ने ब्रायन को सच भी बता दिया, ये असल में मशीन डॉग्स हैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ब्रायन के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। तो और अच्छा हुआ, ब्रायन अपने खुशियों के समय में चला गया। इधर जंग यी को सुजकू और शुआनवू से कम्युनिकेशन मिला। पहले तो उसे लगा कि ईस्ट सी रीजन में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, क्योंकि वो एरिया पूरे साउथ ईस्ट सी डिफेंस के लिए जिम्मेदार था। हेलो, मैं केओस बोल रहा हूं, क्या हुआ? दोनों ने कहा। सदर्न सी एरिया में हमें एक अजीब जगह मिली है। वहां नेवी को गॉड सोर्स वाला मिनरल मिला है। जंग यी की आंखें सिकुड़ गईं। गॉड सोर्स वाला मिनरल? वो तुरंत 3D मैप खोलने गया। लोकेशन भेजो। मैप पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में
एक रेड पॉइंट चमक उठा। जूम करने पर एक स्मॉल अनइनहैबिटेड आइलैंड दिखा जिस पर म्यूटेटेड प्लांट्स उग रहे थे और सेंटर में एक ब्लैक डीप होल था। तुमने इन्वेस्टिगेशन की? हाँ, लेकिन इसमें ट्रैप था। 10 से ज्यादा सोल्जर्स और एक फ्लीट कैप्टन मारे गए। एप्सिलॉन लेवल से नीचे के डिफरेंट पीपल के लिए यह बहुत डेंजरस है, लेकिन अंदर वाकई गॉड सोर्स वाला मिनरल है। जंग यी हल्का सा हंसा। इतना परफेक्ट कोइंसिडेंस, वो भी साउथ ईस्ट ह्वाक्शू सी में और इस टाइम पर? लगता है जैसे हमारे लिए स्पेशल ट्रैप तैयार किया गया हो। उसका डाउट तुरंत एक्टिवेटेड हो गया। जंग ही ने बिना किसी झिझक के कहा, इतना घटिया ट्रिक क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता? ये 100% वुलन एम्पायर का ट्रैप है। उसे इस दुनिया में ऐसे परफेक्ट कोइंसिडेंस पर कभी यकीन नहीं था। अगर उसके सिर पर सचमुच स्वर्ग से गोल्ड गिर भी जाए तो भी वह पहले यही सोचेगा कि ये किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया है। डूम्सडे के 4 साल बीत चुके हैं। अब अचानक कोई गॉड सोर्स मिनरल का मिल जाना, ये बात पचती नहीं। सुजाकू ने निराशा से कहा, हम भी मानते हैं कि इसमें गड़बड़ है, इसलिए तुम्हें बताने आए हैं। लेकिन सोचो, अगर ये सच निकला तो? हमारे लोग 2 बार सर्वे कर चुके हैं और सच में गॉड सोर्स मिनरल पाया है। अगर ये असली है और हम चूक गए तो किसी और देश के हाथ लग जाना हमारे लिए ह्यूज लॉस होगा। भले ही पता हो कि ये ट्रैप हो सकता है और रिस्क बहुत बड़ा है, लेकिन इतनी आकर्षक चीज के आगे कोई भी इंसान खुद को रोक नहीं पाता। वुलान एम्पायर के ब्रैड ने सही कहा था। ह्यूमन एक ऐसा रेस है जो डिजायर से भरा हुआ है और फायदे के लिए रिस्क लेना उसकी आदत है, चाहे जान चली जाए। जंगी भी बाहर से काम और हाई मॉरल वैल्यूज वाला दिख रहा था, लेकिन अंदर से थोड़ा बहुत लालच उसके दिल में भी था। वह अपनी ठुड्डी सहलाते हुए ड्राइंग रूम में इधर उधर टहलने लगा। केव के अंदर ट्रैप है और एप्सिलॉन लेवल से नीचे के किसी भी डिफरेंट पर्सन के लिए वहां जाना जानलेवा है। इसलिए यह जगह बहुत संभव है कि वुलान एम्पायर ने खास तौर पर हमारे ह्वाक्सू नेशन के हाई लेवल डिफरेंट पीपल को खत्म करने के लिए बनाई हो। उसने धीरे धीरे कहा, इसलिए वहां डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी चाहिए। ईस्ट सी रीजन में वैसे भी एप्सिलॉन लेवल वाले कम हैं। श्वानवू और सुजाकू ने सिर हिलाया। हम भी यही सोचते हैं। जांगी ने अचानक शरारती मुस्कान दी। वैसे ली चांग गोंग तुम्हारे पास ही है ना, क्यों ना उसे भेज दो? दोनों के चेहरे थोड़े अजीब हो गए। इतना साफ साफ किसी को खतरे में भेजने की बात शायद सिर्फ जांग यी ही कर सकता था। वह हंसा, मजाक कर रहा हूं, अभी मैं उसे मरने नहीं देना चाहता। वो हमारी आने वाली लड़ाई में इंपॉर्टेंट फोर्स है। जांग यी ने फिर प्लान बताया, इंसान सोल्जर्स भेजने का कोई मतलब नहीं। अगर ये ट्रैप है तो जितने भेजोगे उतने मरेंगे। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म सोल्जर्स भेजो। चांगयुन रेस की टेक सैकड़ों साल आगे है और अब सिर्फ लू केरन ने अपनी एबिलिटी से इन्हें रिपेयर किया है। ये टास्क मैं हैंडल कर लूंगा, तुम लोग फिलहाल इग्नोर करो। अगर सच में गॉड सोर्स मिनरल निकला तो तुम्हें भी हिस्सा दूंगा। श्वानवू ने हल्की विनती के अंदाज में कहा, केओस, हम तो सालों से दोस्त हैं, बस पूछ रहा हूं, अगर ये सच निकला तो हमें कितना दोगे? तुम जानते हो, सुनामी अटैक में ईस्ट सी रीजन का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और वुलान एम्पायर ने हमें क्यों टारगेट किया, ये भी तुम जानते हो। तो थोड़ा हमारा भी ख्याल रखना। जांगी ने सोचा और कहा, अभी इस पर बात करना बेकार है। ट्रैप होने की संभावना बहुत ज्यादा है। पहले मेरे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म सोल्जर्स जांच कराए, फिर सोचेंगे। और हां, ज्यादा खुश मत हो, माइंडसेट न्यूट्रल रखो। दोनों ने मजबूरी में हां में सिर हिला दिया। रिस्क जंग यी ले रहा था तो ज्यादा मांगने का हक भी नहीं था। असल में जंग यी के मन में 80% यकीन था कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इतनी परफेक्ट कोइंसिडेंस संभव नहीं। कहां अचानक समुद्र से गॉड सोर्स वाला मिनरल बाहर निकले, और वो भी ह्वाक्शू नेशन के सदर्न सी में। ये सब ह्यूमन प्लानिंग का नतीजा है। वह मन ही मन बोला, अगर ट्रैप है तो उसमें बेट भी होगा, जैसे माउस ट्रैप में चीज और ब्रेड रखते हैं। और इस बार हंटर मुझे पकड़ना चाहता है तो चीज बहुत बड़ा होना चाहिए। उसकी मुस्कान में चालाकी थी। देखते हैं कौन ज्यादा स्मार्ट निकलता है। वो जानबूझकर फॉग वैली में प्रोवोकेशन करने गया था ताकि ओपोनेंट को उसके पावर स्टैट्स 30,000 पॉइंट्स के बारे में गलत जानकारी मिले। अब अगर ओपोनेंट ट्रैप बनाएगा तो मैक्सिमम 40,000 पॉइंट्स वाले डिफरेंट पर्सन के हिसाब से प्लान करेगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जांग यी के पास लिंग है और अब एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद लिंग रिचार्ज हो रही है।
जब वो फिर एक्शन में आएगी, वुलन एम्पायर के लिए शॉक बहुत बड़ा होगा। इस बार जंग यी ने यांग शिनशीन से डिस्कस भी नहीं किया। रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं थी। उसने सिर्फ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म की 20 मेंबर स्क्वाड तैयार की, जो न सिर्फ पावरफुल थी बल्कि हाई एनर्जी बॉम्ब से लैस थी। उसने उन्हें कमांड दी, केव की इन्वेस्टिगेशन और रेयर मटेरियल सर्च। फिर वह उन्हें एक अनइनहैबिटेड आइलैंड से 100 नॉटिकल माइल्स दूर सी में ड्रॉप कराया और खुद वहीं से रिटर्न कर गया। वेव में मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को तैरते देख उसके चेहरे पर ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट वाली मुस्कान आ गई। उसने एक नजर उस डायरेक्शन में डाली और फिर फॉग वैली की तरफ देखा और तुरंत बैक हो गया। आइलैंड के नीचे केव पहले ही 2000 मीटर गहरी खोदी जा चुकी थी। डार्कनेस में कई जायंट मॉन्स्टर्स लगातार खुदाई कर रहे थे। उनके शार्प क्लॉज एक्सकवेटर जैसे रॉक को आसानी से काट रहे थे। वहां दर्जनों वुलन एम्पायर के पावरफुल फाइटर्स मौजूद थे। ब्रैड ने इन्हें खास तौर पर इस ट्रैप को तैयार करने के लिए भेजा था। गहरी खाई में ट्रैप बहुत स्मार्ट तरीके से बनाया गया था, इतना क्लेवर कि देखने से कोई भी ये नहीं समझ सकता था कि ये इंसानों का काम है। और खाई के अंदर गहराई में कुछ जायंट मॉन्स्टर्स बड़ी बड़ी मशीन्स को रॉक लेयर्स में दबा रहे थे। वहां एक लिजर्ड मैन जनरल ने चारों तरफ के सेटअप को देखा और खुश होकर सिर हिलाया। वो बोला, ट्रैप पूरी तरह से तैयार है, अब बस इंतजार है कि हुआक्सू देश के ह्यूमंस इसमें फंस जाएं। वो पास गया और हाथ से वॉल में फिटेड एक बहुत बड़ा मेटालिक डिवाइस को छुआ। वो चीज दिखने में बिल्कुल किसी बहुत ह्यूज स्पीकर जैसी लग रही थी। उसके ऊपर बहुत सारे गोल गोल स्पीकर जैसे होल्स बने हुए थे। उसने हंसते हुए कहा, यह है डिमेंशन स्पेस शॉकर, जो किसी भी स्पेस एबिलिटी वाले इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहले इसे एनकाइलोसॉरियंस के खिलाफ लड़ाई में बनाया गया था। बस इसे चालू कर दो और स्पेस पावर वाला इंसान अपनी शक्ति बिल्कुल नॉर्मली यूज ही नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो केओस नाम का ह्यूमन यहां पहुंचेगा, उसकी सारी ताकत यूजलेस हो जाएगी। उस समय वो हमारे लिए केवल एक शिकार होगा। ये कहते समय उस लिजर्ड जनरल की आंखों में एक्साइटमेंट भर गया और उसने अपनी लंबी जीभ से होंठ चाटे। लेकिन दूसरा लिजर्ड जनरल थोड़ा वरीड होकर बोला, लेकिन क्या वो सच में यहां आएगा? अगर वो नहीं आया तो हमारी सारी मेहनत और ये बड़ा ट्रैप बेकार चला जाएगा। और अगर वो आ गया तब भी बहुत खतरा है, क्योंकि हुआक्सू की वजह से हमारे बहुत सारे उलॉन वॉरियर्स मारे जा चुके हैं। मुझे आज भी याद है जब जंग यी ने स्टार आइलैंड के आसमान में 6 सिल्वर आर्मर्ड जनरल्स को लाइन में खड़ा करके एग्जीक्यूट किया था। वो सीन देखकर आज भी मेरे दिल में डर है। क्या ह्यूमंस सच में इतने कमजोर हैं जैसे हमने सुना है, या फिर वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा डेंजरस है? पहला लिजर्ड जनरल कॉन्फिडेंट होकर बोला, नहीं, वो जरूर आएंगे। उनकी ग्रीड उन्हें खींच कर यहां लाएगी। चाहे मौत का खतरा क्यों न हो, उनकी लालच उन्हें रोक नहीं पाएगी। हमने पहले ही लालच का बेट डाल दिया है और वो उन्होंने छक लिया है। अब उनकी भूख और बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल फिशिंग जैसा है। मछली अपने साथी को मरते हुए देख भी ले तो भी वो बेट देखकर खुद को रोक नहीं पाती। वो ऊपर की तरफ देखकर बोला, ये केव अब बहुत बड़ी हो गई है। हमारी डिगिंग बीस्ट्स लगातार खोद रही हैं और अब ये जगह केओस का कब्रिस्तान बनने वाली है। लॉर्ड क्लॉट खुद यहां मौजूद हैं और हमारे डिजाइन किए ट्रैप इतने स्ट्रांग हैं कि अंदर गिरा कोई भी इंसान कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। उनकी हर बात, हर साउंड वेव एक जायंट वेब के अंदर फैल रही थी और वो वेब इतनी बड़ी थी कि इमेजिन करना मुश्किल था। ये सारी लहरें केव के अंदर गहराई में बैठे एक बहुत ही खतरनाक और विशाल शैडो तक पहुंच रही थीं। इस बीच जंग यी ने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की अपनी टीम भेजी और खुद वापस ब्लिजर्ड सिटी में जाकर मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन किया। अंडरग्राउंड होने के बावजूद सिग्नल बिल्कुल क्लियर आ रहा था, क्योंकि कांगयुआन टेक बहुत एडवांस्ड थी। इसलिए जांग यी क्लियरली देख पा रहा था कि मशीन्स क्या कर रही हैं। वो मशीन्स पानी से निकलकर जल्दी ही केव के अंदर चली गईं। शुरुआत में केव गीली और कीचड़ वाली थी, लेकिन जैसे जैसे अंदर बढ़ते गए जगह सूखी और साफ मिलती गई। ये केव सिंपल स्ट्रेट टनल नहीं थी, बल्कि कई रास्तों में बंटी हुई थी, जैसे किसी बड़े जीव जंतु का पूरा घर। अचानक एक मशीन ने अलर्ट दिया, स्पेशल एनर्जी डिटेक्ट हुई है, कंफर्म्ड एज गॉड सोर्स, लोकेशन 9 बजे की दिशा, लगभग 1.6 किलोमीटर। जंग यी ने तुरंत ऑर्डर दिया, जाओ एक्सप्लोर करो।
मशीन्स तेजी से उस दिशा में दौड़ीं और एक स्ट्रांग रॉक वॉल के सामने पहुंचकर ड्रिलिंग करने लगीं। कुछ ही समय बाद सिल्वर लाइट बाहर चमकी और एक मशीन ने चट्टान में से एक पत्थर निकाला। उस पर चमचमाते डॉट्स थे, सच में गॉड सोर्स का निशान। मशीन ने रिपोर्ट दी, एनर्जी अमाउंट 1/20th पोर्शन ऑफ गॉड सोर्स। जांग यी ने सोचते हुए कहा, यह तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यह बहुत पुराना सोर्स हो जो जमीन के अंदर दबा हुआ था। लेकिन अगर यह ट्रैप है तो इसका मतलब दुश्मन ने ट्रैप बहुत रियल बनाया है। वो मशीन्स को फिर बोला, खोज जारी रखो। मशीन्स ने आगे और सर्च किया और बीच बीच में और भी 2 शाइनी स्टोन्स मिले। लेकिन थोड़ी देर बाद केव की गहराई से अजीब सी ऐसी जैसी आवाजें आने लगी। जंग यी ने भौहें सिकोड़कर कहा, आ गए क्या? मशीन्स ने भी तुरंत हथियार निकाल ली। हर एक मशीन पूरी तरह से वेपन से भरी थी और उनकी ताकत लगभग 9000 पावर पॉइंट्स वाले एलियंस जैसी थी। डार्कनेस में वो क्रीपी आवाज और तेज होती गई। तभी रेड ग्लोइंग आंखों वाला एक 3 मीटर ऊंचा जायंट स्पाइडर सामने आया। वो ब्लैक बॉडी वाला, वाइट जॉइंट्स वाला और रेड आइज पर मोटी परत वाला था। उसने चीची जैसी डरावनी आवाज निकाली। लेकिन वो अकेला नहीं था। आसपास की हर केव से सैकड़ों जायंट स्पाइडर्स निकल आए। ये जगह असल में एक स्पाइडर नेस्ट थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले सेंटीपीड नेस्ट मिला था। सारे स्पाइडर्स मशीन्स पर टूट पड़े। मशीन्स पूरी कोशिश से लड़े, लेकिन वो पूरी तरह से स्पाइडर्स की भीड़ में घिर गए। एक मशीन ने रिपोर्ट किया, एनकाउंटर्ड म्यूटेटेड लाइफ फॉर्म, स्पाइडर टाइप, पावर लेवल 6000-9000, काउंट 200 से ज्यादा, रिजल्ट अनविनेबल बैटल। मशीन्स ने हीरोइकली फाइट करना शुरू किया, लेजर वेपन से एनर्जी बीम्स छोड़ी, लेकिन स्पाइडर्स इतने बड़े थे कि छोटे मोटे चोट का असर नहीं हुआ। तुरंत मशीन्स ने खुद स्ट्रेटेजी बना ली। कुछ मशीन्स पीछे रहकर फाइट करेंगी और बाकी मिलकर एक मशीन को बचाकर बाहर भेजेंगी ताकि वो कलेक्टेड गॉड सोर्स जंग यी तक पहुंचा सके। बिना देरी किए प्लान शुरू हो गया। 2 मशीन्स पूरी स्पीड में साइड के स्पाइडर ग्रुप्स में घुस गईं और बाकी ने उसे एक स्पेशल मशीन को कवर देकर आगे बढ़ाया। जैसे ही जायंट स्पाइडर्स मशीन्स को चीरने फाड़ने लगे, तभी बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। मशीन्स ने अपना कोर एनर्जी सोर्स खुद ही ब्लास्ट कर दिया। अंधेरी अंडरग्राउंड केव अचानक आग और रोशनी से भर गई और साथ ही गूंज उठी भारी भारी चीखें उन जायंट स्पाइडर्स की जो ब्लास्ट में जल गए। इस तेज ब्लास्ट और रोशनी ने स्पाइडर्स को थोड़ी देर के लिए डराया। बाकी बचे मशीन्स ने बिना देर किए पीछे की तरफ रिट्रीट करना शुरू कर दिया। मशीन्स की एक खास बात यह थी कि वो रास्ता कभी भूलते नहीं। उनके प्रोसेसर्स में पूरा मैप कैलकुलेट होता है और वो फास्टेस्ट एग्जिट पाथ निकाल लेते हैं। लेकिन पीछे से वो खौफनाक जायंट स्पाइडर्स गुस्से में दहाड़ते हुए पीछा करने लगे। उनके शार्प सिकल जैसे पैर हवा में लहराते हुए मशीन्स पर टूट पड़ रहे थे। हर बार जब मशीन्स घिरने लगती, तभी एक नया मशीन आगे बढ़कर खुद को ब्लास्ट कर देता ताकि बाकी को थोड़ा और टाइम मिल सके। ये सीन देखकर जंग यी की आंखें कुछ नरम हो गईं। वो सोचने लगा, अब समझ आया कि क्यों हर ईरा और हर रेस मैकेनिकल सिविलाइजेशन डेवलप करती है, चाहे वो ईहान रेस जैसी गॉड लेवल सिविलाइजेशन हो जो लिंग जैसे ह्यूमन शेप्ड मशीन्स बनाती है, या ड्रैगन रेस हो जिनके पास स्पाइडर सोल्जर आर्मी है। असल में सिलिकॉन बेस्ड ये वॉरियर्स बैटलफील्ड में सबसे लॉयल और सबसे यूजफुल साबित होते हैं, क्योंकि ये बिना डर मरे लड़ते रहते हैं। कई मशीन्स के हीरोइक सैक्रिफाइस के बाद आखिरकार सिर्फ एक मशीन को बचाकर बाहर भेज दिया गया। वो बाहर निकलकर लोनली आइलैंड पर पहुंचा, जबकि बाकी सभी मशीन्स अंदर खत्म हो चुके थे। केव के मुहाने तक आए स्पाइडर्स बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने बस कुछ चीखें मारी और फिर अंधेरे में वापस चले गए। बची हुई मशीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस अपने पीछे से फायर बूस्टर्स छोड़े और सीधा आसमान में उछलकर ब्लिजर्ड सिटी की तरफ उड़ गई। जंग यी ने अपनी ठुड्डी को हाथ से टिकाया, आंखों में गहरी सोच के साथ बोला, क्या ये सिर्फ जायंट स्पाइडर्स का नेस्ट है? अगर इतना ही सिंपल होता तो ठीक था, लेकिन मुझे लगता है मामला इतना आसान नहीं है। अभी तक हमारे पास पूरी जानकारी भी नहीं है। ज्वानवू और वर्मिलियन बर्ड ने ठीक कहा था, अगर इतनी बड़ी स्पाइडर आर्मी है तो इप्सिलॉन लेवल से नीचे का कोई भी एलियन वहां जाएगा तो सिर्फ भाग ही पाएगा।
आगे बढ़कर एक्सप्लोर करना नामुमकिन है। तो क्या मुझे खुद ही जाना पड़ेगा? उसके होठों पर एक मुस्कान आई, फिर वो खुलकर हंस पड़ा। हा 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 हा, कितनी अजीब बात है, कितना परफेक्ट कोइंसिडेंस है। अब तो मैं पूरी तरह श्योर हूं, ये उलोन एम्पायर ने खास मेरे लिए ट्रैप लगाया है। क्या वो शायद गलत सोच रहा हो? ये उसके लिए मायने नहीं रखता था। ज़ांग यी की सोच थी, अगर मैं इसे ट्रैप मान लूं तो वही काफी है। गलती करने से अच्छा है कुछ भी ना करना। और सच कहूं तो अगर वहां सच में गॉड सोर्स मिला भी तो मुझे उतनी खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर वहां ट्रैप है तो फिर मैं इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। ये सोचकर ज़ांग यी खड़ा हुआ और शुआ की आवाज के साथ गायब हो गया, सीधे साउथ सी की ओर निकल पड़ा। समुद्र के ऊपर उसने उस मशीन को इंटरसेप्ट कर लिया, क्योंकि वो घंटों इंतजार नहीं करना चाहता था कि मशीन खुद उड़कर आए। मशीन ने अपने कलेक्टेड रिसोर्सेज उसे सौंप दिए। वापस ब्लिजर्ड सिटी आकर ज़ांग यी ने स्टोरेज बॉक्स खोला और मटेरियल चेक करने लगा। उसमें कुछ गॉड सोर्स वाले स्टोन्स थे, ज्यादा खास नहीं। कुछ सॉइल सैंपल्स, रॉक पीसेस और डीप रूट प्लांट्स के रूट्स भी थे। लेकिन उसी के बीच ज़ांग यी को कुछ अजीब मिला, एक बहुत लंबा और मोटा हेयर। वो हेयर देखकर उसने सोचा, क्या ये स्पाइडर का है? नहीं, ये तो सॉफ्ट है, ज्यादा मैमल जैसा। लेकिन लिजर्डमैन के पास तो हेयर होता ही नहीं। ज़ांग यी ने सोचते हुए ज़ो केयर को बुलाया। वो आई और ज़ांग यी ने उसे हेयर देते हुए कहा, केयर, तुम इसे एनालाइज करके बताओ कि ये किस क्रीचर का हेयर है। जो केयर ने ग्लव्स पहने, हेयर को हाथ में लिया और बस एक नजर डालते ही अजीब सा चेहरा बनाकर ज़ांग यी को देखा। तुम मजाक कर रहे हो? आज कॉमेडी मोड में हो क्या? ज़ांग यी पानी पी रहा था, अचानक रुक गया। क्या मतलब? जो केयर बोली, ये तो सीधे सीधे हमारे बिग चिंचिला का हेयर है। क्या? ज़ांग यी ने हैरान होकर पीछे देखा। फायरप्लेस के पास उनका जायंट चिंचिला आराम से लेटा था। उसका मोटा फरी बॉडी बिल्कुल बड़े ब्लैंकेट जैसा दिख रहा था और उसकी पीठ पर हुआ हुआ मजे से सो रहा था। ज़ांग यी ने हेयर और उस पेट को ध्यान से कंपेयर किया। वो वाकई मिलते जुलते लग रहे थे, लेकिन ये चिंचिला से लिया हुआ नहीं है। उसने सारी कहानी ज़ो केयर को बताई। ज़ो केयर ने झपकते हुए कहा, तो चलो टेस्ट करके देखते हैं। उसने चिंचिला से भी एक हेयर सैंपल ले लिया। चिंचिला ने बस आलस से बॉडी घुमाई, अपना मोटा पंजा हिलाया और आराम से बैठा रहा। ज़ांग यी और जो केयर दोनों उसकी क्यूटनेस देखकर हंस पड़े। फिर वो मेडिकल लैब में गए और दोनों हेयर को एनालाइजर में रखा। रिपोर्ट आई, दोनों का जेनेटिक सोर्स सेम था, बस चिंचिला म्यूटेटेड वर्जन था। ज़ांग यी ने सोचा, तो इसका मतलब ये वही स्पीसीज है। असल में ये क्रीचर उलोन एम्पायर ने स्पेशली डिग करने के लिए ब्रीड किया था। ये बहुत जेंटल होते हैं, लड़ाई में वीक हैं, लेकिन रॉक और जमीन को तेजी से खोदने में मास्टर हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो ये कंफर्म हो गया कि वहां का पूरा सेटअप उलोन एम्पायर का ट्रैप है। मेरी गेस बिल्कुल सही थी। ज़ो केयर थोड़ा घबराकर बोली, उलोन एम्पायर सच में तुम्हें नुकसान पहुंचाना कभी नहीं छोड़ता। लेकिन ज़ांग यी ने सिर हिलाकर काम टोन में कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको पता है कि दो सिविलाइजेशंस में से सिर्फ एक ही सरवाइव कर सकती है। वो मुझे खत्म करना चाहते हैं और मैं उनकी पूरी रेस मिटा देना चाहता हूं। अब गेम ये है कि किसकी तैयारी और किसका दिमाग ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आई। ज़ो केयर ने पूछा, तो ज़ांग यी, तुम्हारा अगला स्टेप क्या है? ज़ांग यी हंसते हुए बोला, उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत से ट्रैप बनाया है, अगर मैं वहां न जाऊं तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। और जहां तक खतरे की बात है, डेंजर उनके लिए है, मेरे लिए नहीं। उनका बेट मैं खुशी से खाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जब ज़ांग यी को साफ साफ पता चल गया कि ये अनइनहैबिटेड आइलैंड असल में वुलवन एम्पायर की साजिश है, तो उसके मन का बोझ हल्का हो गया। कम से कम अब कंफ्यूजन या गिल्ट जैसी कोई फीलिंग नहीं बची। असल सवाल अब यह था कि इस चाल को कैसे उसी पर पलटकर यूज किया जाए। ज़ांग यी ने बैठकर कामली सोचना शुरू किया। सबसे पहले यह पॉसिबिलिटी थी कि अंडरवर्ल्ड गेट कीपर वुलवन एम्पायर छोड़कर सिर्फ उसे ट्रैप करने के लिए यहां तक आ गया हो। चांस बहुत कम था, लेकिन फिर भी मना नहीं किया जा सकता था। और चूंकि एनिमी अब उसकी एबिलिटीज के बारे में कुछ हद तक जान चुका था, तो ट्रैप के अंदर जरूर उसकी पावर के खिलाफ खास तैयारी की गई होगी। वुलवन एम्पायर के पास
उसकी पूरी जानकारी नहीं थी। उनकी नॉलेज अब भी पिछले हेवन सी बैटल तक ही लिमिटेड थी, इसलिए वे ये नहीं जानते थे कि जंग यी की टाइम एबिलिटी कितनी इवॉल्व हो चुकी है। पर इतना तय था कि एम्बुश में उसकी स्पेस मूवमेंट पावर को रोकने के लिए कोई खास तरीका तैयार किया गया होगा। दूसरी बात, जंग यी को ल्यूर करने के लिए उन्होंने कितना बड़ा बेट रखा होगा। अब तक उसे सिर्फ कुछ गॉड सोर्स फ्रैगमेंट्स ही मिले थे, जिनकी कीमत उतनी टेम्पटिंग नहीं थी। जंग यी लिविंग रूम में पहुंचा और अपने पैर से बिग ड्रैगन कैट को हल्के से छेड़ा। बिग ड्रैगन कैट, उठ जा, थोड़ा लाइफ और ड्रीम्स पर डिस्कशन करते हैं। बिग ड्रैगन कैट ने बड़ी मासूम आंखों से उसे देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि जंग यी किस बारे में सीरियस हो रहा है। 3 साल साथ रहने के बाद उसकी आवाज को ट्रांसलेट करने के लिए डिवाइस अवेलेबल था, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस बस नॉर्मल कैट डॉग लेवल की थी। वो हुआ जैसी हाई लेवल म्यूटेटेड क्रीचर नहीं था, इसलिए असली बातचीत करने के लिए अक्सर हुआ और फ्रॉग के जरिए ट्रांसलेट करना पड़ता था। जंग यी ने एक चेयर खींची और केव से मिली एक हेयर उसको दिखाते हुए कहा, यह तुम्हारे ही किसी साथी का है। बताओ, क्या तुम अपने साथियों से मिलकर खेलना चाहोगे? बिग ड्रैगन कैट ने उत्सुकता से उस हेयर को सूंघा, फिर अचानक एक्साइटमेंट में उछल पड़ा और ची ची या जैसी आवाजें निकालने लगा। कई सालों से उसने अपनी स्पीशीज का कोई दूसरा मेंबर नहीं देखा था। अब अचानक फैमिलियर स्मेल आने पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हुआ ने हेल्पलेस होकर जंग यी से कहा, मास्टर, ये एक्चुअली मेटिंग सीजन में है। जंग यी ने सिर हिलाकर बात मान ली। हाँ, सही कह रही हो। 3 साल से ऑपोजिट जेंडर का कोई साथी नहीं मिला तो ऑब्वियस है। फिर उसने बिग ड्रैगन कैट से कहा, ऐसा करो, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। वहां तुम्हारे बहुत सारे साथी हैं। मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हें एक नहीं बल्कि कई पार्टनर्स मिलेंगे। बिग ड्रैगन कैट डिगिंग में एक्सपर्ट था और वो केव भी उसके सेम स्पीसीज ने ही बनाई थी, इसलिए जंग यी ने प्लान किया कि उसे वहां ले जाने पर यह जरूर काम आएगा। बिग ड्रैगन कैट खुशी से जंग यी से लिपट गया, लेकिन उसका मोटा पेट इतना भारी था कि जंग यी को ऑलमोस्ट दम घुटता लगा और उसने उसे दूर धकेल दिया। चलो, अब मुझे डिटेल में बताओ तुम्हारी स्पीशीज के बारे में। जंग यी ने मुस्कुराते हुए बहुत पेशेंस से पूछना शुरू किया। असल में उसके दिमाग में अब एक नया प्लान बन चुका था। इसके बाद कुछ दिनों तक समंदर एकदम शांत रहा। वो अनइनहैबिटेड आइलैंड बिल्कुल डिजर्टेड पड़ा रहा। सिर्फ ईस्ट सी रीजन की पेट्रोल शिप्स रोज वहां से गुजरती। सेलर्स दूर से आइलैंड को देखते और हेजिटेशन में रहते, लेकिन कभी पास नहीं आते। 3 दिन निकल गए, फिर 7 दिन और निकल गए। आखिरकार अंडरग्राउंड बेस में बैठे वुलुआन एम्पायर के लोग बेचैन हो गए। ये क्या हो रहा है? हमने इतनी मेहनत से उन्हें ल्यूर किया, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? एक लिजर्डमैन ऑफिसर ने गुस्से से कहा। क्या हमारा ट्रैप जरूरत से ज्यादा डेंजरस हो गया है? किसी ने सवाल किया। इम्पॉसिबल, तुरंत दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया। ये ट्रैप लेवल इतना है कि ह्यूमन साइड का एप्सिलॉन क्लास वॉरियर भी इसे क्रॉस कर सकता है। हमने उनकी स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन किया था और ये परफेक्ट बैलेंस था, न ज्यादा न कम। लेकिन डिस्कशन करने वाले सोल्जर्स कंफ्यूज थे कि ह्यूमंस आगे क्यों नहीं आ रहे। तभी भीड़ में किसी ने कहा, क्या यह पॉसिबल है कि हमने जो बेट दिया है वो उनके लिए इनफ टेम्पटिंग नहीं है? सब चुप हो गए। असल में गॉड सोर्स फ्रैगमेंट्स ने शुरू में ही कई ह्यूमन नेशंस को लड़ाई में उतार दिया था, तो उन्हें लगा था कि यही चीज ह्यूमंस को आकर्षित करने के लिए काफी है। लेकिन सच ये था कि वुलुआन एम्पायर खुद भी ये रेयर मटेरियल्स बड़ी डिफिकल्टी से स्टॉक करता था। इन्हीं रिसोर्सेज से पावरफुल क्रीचर्स जैसे अंडरवर्ल्ड गेटकीपर बनाए जाते थे। बाकी मटेरियल्स रॉयल फैमिली और टैलेंटेड यूथ के लिए रिजर्व रहते थे। इसलिए जब भी इन्हें बेट के तौर पर बाहर फेंका जाता, कई लोगों को दुख होता। चलो, बेहतर होगा कि हम क्लॉट लॉर्ड से परमिशन लें। इस मिशन का लीडर था क्लॉट, जो एम्पायर मिलिट्री एग्जीक्यूशन यूनिट का नंबर 1 था और ड्यूक लेवल का नोबल था। उसे एम्परर ने पर्सनली भेजा था ताकि वो जंग यी को किल कर सके। उसकी पावर व्हाइट बिशप लेवल तक पहुंच चुकी थी। रिपोर्ट सुनकर क्लॉट ने कामली कहा, मैंने सोचा था कि रिचुअल स्पिरिट को बेट की तरह यूज करूंगा, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रांग ह्यूमन यहां तक नहीं आया। इतना प्रेशियस आइटम वेस्ट करना सही नहीं होगा, सबऑर्डिनेट बोला। लेकिन लगता है कि अब सिंपल गॉड सोर्स फ्रैगमेंट्स ह्यूमंस को रिस्क लेने पर मजबूर नहीं कर रहे।
क्योंकि एपोकलिप्स के बाद उनकी ग्रोथ बहुत तेज हुई है। अब उनमें भी कई हाई लेवल की रेन आ चुके हैं और हमारा असली टारगेट तो इतना स्ट्रांग है कि उसका लेवल लगभग ब्लैक बिशप जैसा है। क्लॉट ने बहुत देर तक सोचकर फाइनली साई किया। ठीक है, लगता है उन्हें और ज्यादा टेम्पटिंग बेट देना पड़ेगा। ये लालची ह्यूमंस। काफी समय से बेस में रहने के कारण क्लॉट खुद भी इरिटेटेड होने लगा था। इसीलिए एक रात उसने समुद्र किनारे एक जायंट स्पाइडर का हाफ ईटन कॉर्प्स फेंक दिया। लाश का हिस्सा खून से लथपथ और बहुत हॉरिफाइंग था। अगले दिन पेट्रोल शिप वहां पहुंची और उस कॉर्प्स को देख लिया। सेलर्स उसे उठाकर शिप पर ले आए और उसके अंदर से उन्हें मिला रिचुअल स्पिरिट का फ्रैगमेंट। ये सच में रेयर और वैल्यूएबल चीज थी। यहां तक कि एप्सिलॉन लेवल ईरेन को भी एवोल्यूशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब ली ग्वांगचियाओ, श्वानवू और जूके ने इसे देखा तो उनके चेहरों पर बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि यह जगह वुलुआन एम्पायर का ट्रैप है। यह बात जंग यी पहले ही उन्हें बता चुका था। अगर पहले ली ग्वांगशियाओ के मन में थोड़ी बहुत शंका थी कि यह सचमुच ट्रैप है या नहीं, तो अब कोई डाउट नहीं बचा। इस दुनिया में इतनी कॉन्सिडेंस नहीं होती। ये साफ साफ एनिमी की प्लॉटिंग थी। असल में लिंग और मामिन पहले ही कह चुके थे, ह्यूमंस इस दुनिया में सबसे ज्यादा ईविल डिजायर्स वाला रेस है। उनके अंदर ग्रीड, जेलसी, हेट्रेड, बिट्रेयल जैसी हर बुरी क्वालिटी मिक्स हो चुकी है। अगर उनका शरीर वीक और फ्रेजाइल ना होता तो शायद वे इस दुनिया के लिए ड्रुक रेस से भी बड़ी थ्रेट होते। और इसी वजह से प्लॉटिंग और चालाकी में वुलुआन रेस ह्यूमन से कभी कंपेयर नहीं कर सकती। उनकी पुअर एक्टिंग ली ग्वांगशियाओ और बाकी लोगों ने फर्स्ट साइट में ही पकड़ ली। तुरंत क्योस जांग यी को मैसेज भेजो, असली डिसीजन वही लेगा। ली ग्वांगशियाओ की आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठा। वो बोला, मैं अभी डेथ गॉड ऑफ लव वेपन इस्तेमाल करके पूरे एरिया को ब्लास्ट कर सकता हूं। उन्होंने खुद ही ट्रैप खोदा है तो वेस्ट क्यों करें। मिसाइल भेजते ही सब मारे जाएंगे। असल में ड्रिल मिसाइल्स का हेड डायरेक्टली केव एंट्रेंस से अंदर भेजकर अंडरग्राउंड वुलुआन सोल्जर्स को उड़ाया जा सकता था। जांग यी को जब यह खबर मिली तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अंडरग्राउंड हजारों मीटर गहराई पर डेथ गॉड ऑफ लव ठीक से काम नहीं करेगा। बेटर है इसे वेस्ट मत करो। फिर उसने हंसते हुए कहा, लेकिन इससे यह साबित होता है कि वे मुझे किल करने के लिए बहुत डेस्परेट हैं। गुड, अब मैं उन्हें और ज्यादा परेशान करूंगा। जांग यी को इस वक्त टाइम चाहिए था। वो चाहता था कि ह्वाक्सू नेशन की ईरेन आर्मी को जितना हो सके पावर अप कराया जाए। एक एक स्टेप से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना ही उसका टारगेट था। उसके लिए प्रिपरेशन टाइम लंबा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसे इस वॉर में 100% जीत चाहिए थी। वे खेलना चाहते हैं तो मैं भी काल्मली और मजेदार तरीके से खेलूंगा। अगले ही दिन जांग यी सचमुच उस अनइनहैबिटेड आइलैंड के ऊपर दिखाई दिया। उसके साथ हुआ और शैडो ट्रूप्स के कई लोग भी थे। सब लोग हाई एल्टीट्यूड से आइलैंड को ऑब्जर्व कर रहे थे। इस बार केव के अंदर छिपे वुलुआन सोल्जर्स ने जांग यी को स्पॉटिंग कर लिया। वो आ गया, ह्वाक्सू नेशन का केओस। मैंने कहा था ना, ये ग्रीडी ह्यूमंस ल्यूअर होकर यहां जरूर आएंगे। आ जा छोटा इंसान, जैसे ही तू ट्रैप में घुसा तू मर जाएगा। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। आइलैंड के नीचे का पूरा एरिया उन्होंने एक डेडली ट्रैप में बदल दिया था। लेकिन जांग यी ने सिर्फ ऊपर से 2 चक्कर लगाए, हेजिटेशन दिखाया और फिर तुरंत उड़ गया। लिजर्डमैन थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन फिर जल्दी ही होपफुल एक्सप्रेशन आ गया। उसका दिल डगमगाया है। बस थोड़ा और प्रेशर डालो, वो वापस आएगा। मैं नहीं मानता कि वो इतने टेम्पटिंग बेट को इग्नोर कर पाएगा। बहुत जल्द आइलैंड पर रिचुअल स्पिरिट एनर्जी और भी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देने लगी। यहां तक कि पेट्रोल शिप्स भी उसे डिटेक्ट करने लगीं। दूसरे दिन सचमुच ह्यूमंस की नई फोर्स आ गई। इस बार ऑर्डिनरी सोल्जर्स नहीं बल्कि मैकेनिकल लाइफ फॉर्म आर्मी। ये सब सबसे एडवांस्ड फाइटिंग मॉडल्स थे। इनकी पावर कैप्टन लेवल ईरेन जितनी थी। अटैक और डिफेंस दोनों में ये लगभग परफेक्ट थे, नॉर्मल ह्यूमन से बहुत आगे। जैसे ही वे केव में घुसे, वुलुआन ने अपने जायंट स्पाइडर्स छोड़ दिए। फाइट परफेक्टली बैलेंस्ड रहा। अधिकतर रोबोट्स नष्ट हो गए, लेकिन कुछ बचे हुए बाहर भाग निकले और साथ में रिचुअल स्पिरिट स्टोन्स भी ले गए। अब तो केओस रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, वुलुआन ऑफिसर्स ने सोचा। लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही हुआ। फिर मैकेनिकल आर्मी आई और इस बार डबल संख्या में। हर एक के साथ बड़े भारी बॉक्सेस भी थे। एक लिजर्डमैन ऑफिसर गुस्से से चिल्लाया, ये इंसान इतना कावर्ड है, बार बार रोबोट्स भेजता है, खुद क्यों नहीं आता।
क्या उसकी पेशेंस अनलिमिटेड है? दूसरा ऑफिसर बोला, काल्म रहो, ये मैकेनिकल यूनिट्स शायद एक्सटिंक्ट हो चुके कंग्युआन रेस के हैं। केओस के पास लिमिटेड क्वांटिटी ही होगी। जैसे ही वो खत्म होंगे वो खुद आने को मजबूर होगा। असल में जांगी के पास ऐसे रोबोट्स की संख्या बहुत थी, लगभग 1.5 लाख। लेकिन एनर्जी खर्चा बहुत बड़ा था, इसलिए वो नॉर्मली उन्हें स्टोर करके रखता था। पर यहां एनिमी को परेशान करने के लिए यूज करना कोई मुश्किल नहीं था। और इस बार तो रोबोट्स और भी डेंजरस निकले, क्योंकि हर एक के अंदर सुपर हाई एनर्जी बॉम्ब्स थे। जब वे सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुए तो इतनी मैसिव एक्सप्लोजन हुई कि कई जायंट स्पाइडर्स मर गए और वुलुआन का केयरफुली सेट किया हुआ ट्रैप भी लगभग कोलैप्स हो गया। सिर्फ किसी तरह उन्होंने स्पेस शॉक इंस्ट्रूमेंट्स को बचा लिया, वरना पूरा प्लान फेल हो जाता। ये इंसान कितना इरिटेटिंग है, क्यों नहीं आता? क्या हमें रिचुअल स्पिरिट उसके सामने हाथ में पकड़कर देना पड़ेगा? इस बार सच में लिजर्ड ऑफिसर्स फ्यूरियस हो गए। यहां तक कि लीडर क्लॉट भी गहरी सोच में डूब गया। सिचुएशन हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग जा रही है। ये 6th जनरेशन ह्यूमंस बहुत कनिंग हैं। शायद पिछली लड़ाई में हमारी एम्पायर से डर गए थे, इसलिए अब बिना प्रूफ के रिस्क नहीं लेते। असल में अब तक केओस अगर रिचुअल स्पिरिट अब्सॉर्ब कर लेता तो उसकी पावर बहुत ग्रो कर जाती, लेकिन अभी भी वो ट्रैप में नहीं फंसा था। क्लॉट ने आखिर डिसाइड किया, मैं एम्पायर वापस जाता हूं, हेडक्वार्टर्स से और ज्यादा रिचुअल स्पिरिट एलोकेशन लेकर आऊंगा। जैसे ही ल्यूर बढ़ेगा वो इंसान खुद ट्रैप में घुसेगा। लेकिन उसी वक्त वुलुआन एम्पायर पहले से ही एक बड़े क्राइसिस में फंस चुका था, क्योंकि जुयू की एबिलिटी बहुत एबनॉर्मल और टेरिफाइंग थी। वो शायद 1-on-1 बैटल की टॉप फाइटर ना हो, लेकिन किसी बड़े एम्पायर में मैसिव केओस और फियर फैलाने में वो अनबीटेबल थी। जुयू इस समय विशाल वुलुआन एम्पायर में छिप कर रहती थी। वह कभी भी अपने से कमजोर लोगों को टारगेट करती थी और फिर उन्हें मार गिराती थी। उसकी सबसे खतरनाक पावर थी पूरी तरह किसी और का शरीर और मेमोरी कब्जे में लेना। कोई भी मॉडर्न मशीन या स्कैनर इस सीक्रेट को पकड़ नहीं सकता था। सिर्फ यंग शिनशिन जैसे रूल बेस्ड एरो ही उसे सच उगलवा सकते थे, वरना कोई पहचान भी नहीं पाता कि वह असली में कौन है। वह एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में घूमकर ठंडे दिल से अपने शिकार करती रहती। जिनका एबिलिटी इंडेक्स 8000 पॉइंट से ऊपर होता, जुयू बिना दया के उन्हें किल कर देती और फिर उनके मूल एनर्जी और एबिलिटी को निगल जाती। असल में इतनी सारी एनर्जी और पावर खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए समय चाहिए होता है। मगर वुलुआन एम्पायर ने जब उसकी पकड़ के लिए फुल स्केल हंट शुरू किया तो जुयू गुस्से में आ गई। एम्पायर में सब लोग बेकार नहीं थे। कई सुपर इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर भी थे जिन्होंने अलग अलग मेथड्स से उसे पकड़ने की कोशिशें की। आई ऑफ हेवन नेटवर्क से डेटा चेक करके उन्होंने धीरे धीरे कंफर्म किया कि जुयू किसी के बॉडी में घुसकर उसे कन्वर्ट कर लेती है। अब पूरा एम्पायर डर से कांप रहा था। वुलुआन एम्पायर की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने हर सिटीजन के बॉडी में लाइफ चिप इम्प्लांट कर दिए। ये चिप उनके हार्ट बीट और लाइफ साइन से जुड़ते थे। अगर किसी में भी जरा सा भी फर्क आता तो तुरंत सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को सिग्नल मिल जाता। जुयू का प्रॉब्लम यह था कि उसके कंट्रोल में लिए गए बॉडी सिर्फ 3 दिन तक ही सरवाइव कर पाते थे, उसके बाद वह शरीर सड़ने लगता था। इसलिए जब भी वह नया होस्ट खोजती उसी समय वह एम्पायर की नजरों में एक्सपोज हो जाती। हंटिंग शुरू हो गई थी। इस बार उसके सामने एम्पायर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और आर्मी इन्वेस्टिगेशन यूनिट के स्पेशल एग्जीक्यूटर्स खड़े किए गए। लेकिन फाइट के दौरान सबको शॉक लगा, जुयू इतनी डरावनी है कि उसके बारे में कोई भी इंटेलिजेंस डेटा कलेक्ट ही नहीं किया जा सकता। उसके पास कम से कम 500 से भी ज्यादा एबिलिटीज हैं। हमारी सारी जानकारी बेकार हो गई। कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वह अपनी दूसरी एबिलिटी से उसे काउंटर कर देती है। हमारे 3 स्पेशल ऑफिसर्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। ये बुरी न्यूज एम्पायर के टॉप लेवल तक उड़ते हुए पहुंची। जब क्लॉट एम्पायर लौटा तब यही हालात सामने थे, लेकिन उसने इन रिपोर्ट्स को बहुत सीरियस नहीं लिया। उसका मानना था कि जब तक एम्पायर के सबसे ऊंचे लीडर जिंदा हैं तब तक नीचे का केओस केवल समाज को डिस्टर्ब करेगा, एम्पायर की जड़ नहीं हिलाएगा। जुयू भी स्मार्ट थी। उसने कभी भी सिल्वर आर्मर जनरल लेवल वाले सुपर ह्यूमंस को टारगेट नहीं किया। कारण यह था कि उनके साथ पावरफुल टीम्स और एम्पायर की मिलिट्री डिफेंस वेपन्स होते थे। ये वेपन्स तो ह्यूमन स्पेस वेपन्स से भी डेंजरस थे और उनका असर बिशप लेवल सुपर ह्यूमन तक को थ्रेट कर सकता था।
क्लॉट फिर जंग लू से मिला और अपनी योजना समझाई। उसने कहा, ह्यूमंस सोचे से भी ज्यादा ग्रीडी और कॉशियस हैं। हमारे पास प्रूफ है कि वो टाइम स्पेस पावर वाला ह्यूमन बेहद कनिंग और कावर्ड है। अगर उसे बाहर निकालना है तो हमें और बड़े रिसोर्सेज सैक्रिफाइस करने होंगे। जंग लू ने गंभीर होकर पूछा, इतना सब ट्रैप बनाने में जो समय और शक्ति लगी है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह मारा जाएगा? पहले वह ये सवाल कभी नहीं करता था, लेकिन हाल की घटनाओं ने उसके मन में डर भर दिया था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि पहले कमजोर दिखने वाले ह्यूमंस अब कितनी तेजी से मजबूत हो रहे हैं। क्लॉट ने बिना झिझक बोला, बस एक बार ट्रैप में आ गया तो उसका एंड पक्का है। उसने ट्रैप में स्पेशल स्पेस शेक डिवाइस लगाया था जो जंग यी की मूवमेंट को रोक सके। साथ ही लेटेस्ट वेपन्स और वर्स्ट केस सिनारियो के लिए इतना बड़ा डूम्सडे वेपन भी रखा था जो कई बड़े शहरों को मिटा सके। क्लॉट दरअसल बहुत कॉशियस और कैलकुलेटिव था। जंग लू ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, तुम हमारी स्टोरेज से और 2 रिचुअल स्पिरिट्स ले सकते हो, लेकिन याद रखना हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टॉक है। क्लॉट ने अग्री किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा, पूरा एम्पायर का सबसे ज्यादा रिसोर्स तो जंग लू और उसके फैमिली कंज्यूम करते हैं, खुद भी यूज करते हैं और अपने बेटे को भी देते हैं। और रिजल्ट? हाँ। चेहरे पर कुछ न दिखाते हुए क्लॉट ने एम्पायर के रॉयल ट्रेजरी से 2 और रिचुअल स्पिरिट्स ले लिए। बॉक्सेस में रखी इन चीजों को देखकर उसका मन ललचाया। असल में वह सोच चुका था, जांग यी को किल करने के बाद वह स्पिरिट्स खुद के पास रखेगा। रिचुअल स्पिरिट एनर्जी अब्सॉर्ब करने की भी लिमिट होती है। जितना बड़ा किसी का कैपेसिटी क्षमता होता है, उतनी ही तेजी से वह एनर्जी अब्सॉर्ब और कन्वर्ट कर पाता है। अगर कैपेसिटी कम हो तो 100% स्पिरिट में से सिर्फ 20-30% ही इफेक्टिव रूप से यूज हो पाएगी। इसीलिए जांग यी की ग्रोथ इतनी फास्ट हुई। उसकी नेचुरल टैलेंट बहुत हाई थी और फिर उसे यी हैन ट्राइब की स्पिरिचुअल ओशन एनर्जी से बूस्ट मिला। अब उसकी ग्रोथ पर कोई सीलिंग नहीं बची थी। क्लॉट और जंगलू ने आपसी डील बना लिया। अगर जंग यी सच में ट्रैप में फंसकर मारा गया तो ये स्पिरिट्स क्लॉट के ही रहेंगे। उसके बाद क्लॉट एक डिजर्टेड आइलैंड पहुंचा और वहां से बार बार स्पेशल सिग्नल रिलीज करने लगा। इस बार उसने ट्रिक बदली। अब सिग्नल सिर्फ एम्पायर के अंदर नहीं बल्कि दूसरे देशों तक भी पहुंचाया। साउथ सी के आसपास के कई देश थे। जब उनकी नेवी ने यह सिग्नल पकड़ा तो वे भी आइलैंड पर आने लगे और रिसोर्सेज हासिल करने लगे। साउथ सी के डिजर्टेड आइलैंड पर गॉड सोर्स और मिलने की खबर हवा की तरह हर जगह फैल गई। जांग यी को भी सूचना मिली कि गेलुन वेया, कोलंबिया समेत कई वर्ल्ड पावर्स ने यह न्यूज पाली है, लेकिन जांग यी ने बस हल्की सी हंसी दी और ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। असल में लिजर्डमैन काफी क्लेवर थे। उन्होंने देखा कि जब कई देश जल्दी से केव में नहीं घुसे तो उन्होंने कंपटीशन का माहौल बनाने के लिए और देशों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। मगर जांग यी सब समझ रहा था, उनका असली टारगेट वही है। अगर वह खुद एक्शन नहीं लेता तो बाकी लोग लाख कोशिश कर लें, उन्हें केवल थोड़े बहुत गॉड सोर्स या रिचुअल स्पिरिट के फ्रैगमेंट्स ही मिलेंगे, असली चीज कभी नहीं। जांग यी ने मुस्कुराकर कहा, जाने दो, मैं देखना चाहता हूं कि किसकी पेशेंस पहले खत्म होती है। उस समय डेंग शेंटोंग उसके साथ सोफे पर बैठा था। दोनों एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहे थे। डेंग शेंटोंग ने चुप्पी तोड़ी और बोला, तो यही वजह थी कि तुमने खुद अपने हाथ से इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए यह खबर फैलाई। असल में आइलैंड पर ट्रेजर की खबर जांग यी ने खुद ही फैलवाई थी। नॉर्मली तो यह खबर धीरे धीरे बाहर निकलती और कंट्रीज पहले डाउट करती, क्योंकि यह आइलैंड हुआक्सू नेशन हुआ शूगो के बहुत पास था। दुनिया की करंट पावर स्ट्रक्चर 2 सुपर पावर्स और कई सेकेंडरी पावर्स वाली थी। हुआक्सू नेशन और कोलंबिया एब्सोल्यूट रूलर्स थे। उनकी जगह कोई आसानी से चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जांग यी ने खुद ही लिजर्डमैन को इनडायरेक्टली मदद दी। उसने डेंग शेंटोंग से कहकर यह रूमर फैलाया कि वहां बहुत बड़ा खजाना है। साथ ही यह भी लीक करवा दिया कि हुआक्सू नेशन हाल ही में बार बार वुलुआन एम्पायर के सुनामी अटैक से परेशान है, इसलिए वे अपनी कोस्टल डिफेंस छोड़कर दूर नहीं जा सकते। इसका मतलब था अब दूसरे देशों के सुपर ह्यूमंस वहां जरूर पहुंचेंगे। जांग यी ने हल्की मुस्कान के साथ डेंग शेंटोंग से कहा, असल में वह जगह ट्रैप है और टारगेट सीधा मैं हूं,
लेकिन ट्रैप में सचमुच प्रेशियस चीजें रखी होंगी ताकि मैं खिंच कर जाऊं। प्रॉब्लम यह है कि डेंजर मुझे पसंद नहीं, मगर ट्रेजर मैं चाहता हूं। अब बताओ क्या करूं? वह आराम से सोफे पर सिर टिकाए, गाल पर हाथ रखकर हंस रहा था। ऊपर से अगर मैं उन्हें थोड़ी उम्मीद दूं कि वे मुझे ट्रैप करके किल कर सकते हैं तो ह्वाक्सू नेशन का प्रेशर भी कम होगा। मुझे नहीं चाहिए कि वुलुआन एम्पायर फिर से वेदर वेपन्स यूज करके ह्वाक्सू के कोस्टल सिटीज पर हमला करे। डंग शेंटोंग थोड़ी कंफ्यूजन में था। लेकिन तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ इतनी है कि तुम्हें सिर्फ हेडीज गेटकीपर ही खतरे में डाल सकता है, बाकी कोई नहीं। जांग यी ने सिर हिलाया। हां, और मुझे यही डर है कि कहीं वही वहां ट्रैप में हिडन ना हो। उसके अलावा वुलुआन एम्पायर के एडवांस्ड वेपन्स भी बहुत बड़ा थ्रेट है। मैं रिस्क नहीं लूंगा। पहले औरों को अहेड भेज दो, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। वह मुस्कुरा रहा था। तभी लू केरान कमरे में आई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन चेहरा एक्साइटमेंट से चमक रहा था। वह जोर से बोली, ब्रदर, लिंग की चार्जिंग पूरी हो चुकी है। जांग यी की आंखें बड़ी हो गईं। वह झटपट सोफा से कूद पड़ा। चलो तुरंत जाकर देखते हैं। दंग शेंटुंग ने हाथ उठाकर पूछा, मैं भी देख सकता हूं क्या? जांग यी ने उसे हंसकर देखा और बोला, अभी नहीं, सरप्राइज जल्दी दिखा देंगे तो मैजिक खो जाएगा। देंग शेंटुंग ने निराश होकर साई किया। काश कभी तुम मुझे भी उतना भरोसा करते जितना इन क्यूट लड़कियों पर करते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दिल से सब कुछ किया है। जांग यी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। तो पहले जाकर ऑपरेशन कराओ और खुद लड़की बन जाओ, फिर सोचेंगे। देंग शेंटुंग ने तुरंत हाथ हिलाते हुए मना किया। ना भाई, इस दुनिया में पहले से ही इतनी सुंदर लड़कियां हैं, मुझे क्यों बदलना है? असल में जांग यी की नजरों में डेंग शेंटोंग भरोसेमंद था, लेकिन अभी भी सेकंड टियर पर। फर्स्ट टियर में सिर्फ वे लोग थे जो उसके साथ 4 साल तक हार्डशिप्स में खड़े रहे, जैसे जो के एयर और अंकल यू। जांग यी और लू केरान नीचे लैब में पहुंचे। वहां लिंग एक चार्जिंग पॉड के अंदर खड़ी थी। कई मोटे एनर्जी ट्यूब्स पॉड से जुड़कर लगातार उसे पावर सप्लाई कर रहे थे। चारों ओर जटिल मशीन्स लगे थे जिनकी स्क्रीन पर अजीब सिंबल्स और स्ट्रिंग्स चमक रहे थे। जांग यी ने पूछा, अब लिंग की एनर्जी लेवल कितनी हाई है? लू केरन ने सिर खुजलाया और थोड़ा शर्माते हुए कहा, असल में लिंग ने खुद ही बताया। ह्यूमन स्केल में देखें तो उसकी फाइटिंग पावर अब 55,000 एबिलिटी इंडेक्स तक पहुंच सकती है, लेकिन ये स्ट्रेंथ मैक्स 24 घंटे तक सस्टेन होगी, फिर गिरावट शुरू हो जाएगी। हमने जितनी भी एनर्जी स्क्वीज कर सकते थे सब दे दी। सरप्राइजिंगली डेंग टेक ने जो स्पिरिचुअल एनर्जी सप्लाई की थी उसका बड़ा फायदा हुआ। बाकी एनर्जी तो हमें मैकेनिकल आर्मी और सुपर वॉरशिप्स को पावर देने के लिए बचानी ही पड़ी। सच बताऊं तो इस एक प्रोजेक्ट ने हमारे सालों की सारी स्टोरेज ऑलमोस्ट खाली कर दी। उसने जांग यी की तरफ डरते हुए देखा। उसे लगा कि जांग यी शॉक से बेहोश न हो जाए, क्योंकि पिछले 4 सालों में जांग यी ने धीरे धीरे ओरीस, फॉसिल फ्यूल्स और हर तरह का रिसोर्स इकट्ठा किया था। अब सब लगभग खत्म हो गया था, लेकिन जांग यी सरप्राइजिंगली काम रहा। वह बोला, 5C5000 इंडेक्स, परफेक्ट। हमारे डेटा के हिसाब से यह पावर हेडीज गेटकीपर से लड़ने के लिए इनफ है। कोई बात नहीं, ये सारी सेविंग्स असली क्रिटिकल मोमेंट में यूज करने के लिए ही थीं। यह बिल्कुल सही डिसीजन है। फिर उसने हल्की सांस छोड़ी और याद किया लिंग के वर्ड्स, फॉर्म दिखाई दे तो वीक है, फॉर्म अदृश्य हो तो स्ट्रांग है। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है ह्यूमन हार्ट की ताकत, यानी ईथर एनर्जी। ये सुनने में रिसोर्सेज की भारी बर्बादी लगेगी, लेकिन सोचो 55,000 इंडेक्स वाले सुपर ह्यूमन का डिस्ट्रक्टिव पावर पूरी ह्वाक्सू नेशन की सभी डेथ गॉड्स मिलकर भी नहीं दे सकते, तो रिसोर्स खर्च करना पूरी तरह वर्थ है। जांग यी आगे बढ़ा और लिंग के खूबसूरत ह्यूमन लाइक बॉडी को छूकर सॉफ्टली बोला, बस इस बार हम जीत जाएं। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को पूरी तरह लूट लेंगे और हमारे लॉसेस 100 गुना वापस आएंगे। तभी अचानक एक ठंडी मैकेनिकल आवाज आई, कृपया अपना हाथ हटा लीजिए, धन्यवाद। लिंग की कोल्ड नजरें चाकू की तरह जांग यी के दिल पर लगीं। वह हड़बड़ाकर हाथ पीछे खींचते हुए बोला, ओह सॉरी। अंदर ही अंदर उसने बुदबुदाया, ये तो बस एक शेल है। फिर